हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर अपने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने वार्षिक हिसाब चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 तक सीख लिया था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो को स्किप करके देखते हैं या आधा देखते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी तरह से देखें। जब समय मिले तो उसे फिर से दोबारा देखें। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल सुविचार से हम शुरुआत करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि कुछ बुरा होगा। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते रहे बस अपने मंजिलों की ओर, बढ़ते रहे बस अपने मंजिलों की ओर, कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। बढ़ते रहे अपने मंजिलों की ओर, कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में क्या होगा ये डर कर हम लोग कुछ काम ना करें, या हर वक्त हमारे साथ कुछ बुरा होगा ऐसा सोचकर हम पीछे ना हट जाए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता और निष्फलता एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। वो जो भी परिणाम प्राप्त हो उससे हमें डरना नहीं चाहिए। अगर निष्फलता भी मिलती है तो वो भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब तक मैं प्रश्न स्टार्ट नहीं करूंगा तो हमेशा की तरह आपको बोर्ड की स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लव और कुश एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। वे 60% लाभ 3:2 के अनुपात में, ध्यान से देखिएगा, ये 2 लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा ऐसा हो तो, वे 60% लाभ 3:2 के अनुपात में और बाकी लाभ 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। सबसे मेन गणना इस सवाल का यही है। बाकी सवाल बहुत आसान है, खाते भी हमें कम ही बनाने हैं। तो यही एक बहुत मेन गणना है। मैं यहाँ पहले से लिख दे रहा हूँ कि हमारा जो भी वितरण पात्र लाभ होगा, क्योंकि वितरण पात्र लाभ को ही हम बांटते हैं साझेदारों के बीच, तो हमारा जो भी वितरण पात्र लाभ होगा, मैं यहाँ लिखूंगा कोष्टक में, उस वितरण पात्र लाभ को किस तरह से बांटना है ये मैं अभी से उसका ढांचा एक फार्मा तैयार कर दे रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लव और कुश एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है, कोई दिक्कत नहीं। वे 60% लाभ 3:2 में, तो यहाँ पे जो भी रकम आएगा उसका 60% लाभ, 60% करके मैं यहाँ पे रकम लिखूंगा, वो 60% लाभ वो 3:2 में, कौन, लव और कुश। लव को हमने L नाम दिया है और कुश को K नाम दिया है। वे अपने कुल लाभ का, यानी जो भी वितरण पात्र लाभ होगा उसका 60% हिस्सा जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए 1 लाख आया तो 1 लाख का 60% 60,000, जो भी प्रश्न में आएगा 60%, उसको 3:2 में बांटेंगे लव और कुश। और बाकी का हिस्सा, तो बाकी का कितना हुआ, 100% में से 60% ये है, तो ये कितना होगा 40%। इसकी रकम में यहाँ पे लिखूंगा। ये 40% जो है ये बांटने वाले हैं 2:1 में। ये 40% हिस्सा वो 2:1 में बांटेंगे। चलिए देखते हैं आगे। पेढ़ी के तारीख 31/3/17 के रोज की सकल तलपट और समायोजनों पर से पेढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का चालू खाता और पक्की तलपट तैयार कीजिए। बहुत ही अच्छी बात है, आज बहुत ही छोटा सवाल है, हमें सिर्फ लाभ हानि वितरण खाता, चालू खाता और पक्की तलपट ही तैयार करना है। सवाल में दिया हुआ है, इसका मतलब कि शुद्ध लाभ या लाभ हानि खाते की जमा बाकी या शुद्ध हानि, ये आपको प्रश्न में पहले से ही दिया होगा। आपको सिर्फ 3 ही खाते बनाने हैं, वो भी स्पष्ट लिख कर दिया है सवाल में, पहचानने की भी जरूरत नहीं है, सवाल में लिखा ही हुआ है। ये देखिए मैंने बना भी दिया है, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का चालू खाता और पक्की तलपट। अब पीछे पढ़ने पर हम लोग सकल तलपट जो प्रश्न में दिया हुआ है और समायोजन दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो फिर से आपके बोर्ड के स्क्रीन पर दिखाई देगा पीछे का पेज। तो सकल तलपट आप देख सकते हैं, लव और कुश के साझेदारी पीढ़ी की तारीख 31/3/17 के रोज की सकल तलपट, उसमें लव की पूंजी आहरण, कुश की पूंजी आहरण। दोस्तों आज चालू खाता बनाने के लिए दिया हुआ है, तो कोई इतनी चिंता करने की बात नहीं है। जिस तरह से हम पूंजी खाता बनाते थे सेम टू सेम उसी तरह से हमें चालू खाता बनाना है। पूंजी खाते के जमा में जो हम एंट्री करते थे वो हम चालू खाते के जमा में करेंगे। पूंजी खाते के उधार में जो हम एंट्री करते थे वो चालू खाते के हम उधार में करेंगे। सिर्फ पूंजी की जो शेष है उसका लेखा हम डायरेक्ट पूंजी दायित्व में करेंगे। उसके अलावा बाकी जैसी भी असर हम पूंजी खाते में करते थे वैसे ही सेम टू सेम असर हम चालू खाते में करेंगे।
तो उसमें हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चालू खाता दिया हुआ है लव और कुश का, एक का जमा बाकी, लव का जमा बाकी दिया हुआ है और कुश का उधार बाकी दिया हुआ है। चालू खाते में फिक्स नहीं है कि हमेशा जमा ही हो, किसी का जमा भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। लाभ हानि खाते की जमा बाकी दिया हुआ है, मतलब आपको शुद्ध लाभ दिया हुआ है। ऐसा हो तो मैं यहाँ पहले से ही लिख दे रहा हूँ शुद्ध लाभ, जिससे हमें बाद में जगह छोड़ने का टेंशन न रहे। तो शुद्ध लाभ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लाभ हानि की कौन सी बाकी दी है, जमा बाकी दी है। कितना दिया हुआ है, तो 80,000, इसलिए हमने लाभ हानि वितरण खाते के जमा में शुद्ध लाभ के रूप में उसे लिख दिया है। आगे स्टॉक 31/3/17 दिया है, मतलब अंतिम स्टॉक। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, मकान, देनदार और लेनदार, रोककर और बैंक बाकी, देनी हुंडी, गिरवी लोन, ख्याति, अदत्त मजदूरी जिसको आप चुकाना बाकी मजदूरी भी कहते हैं, अप्राप्त भाड़ा जिसको मिलना बाकी भाड़ा कहेंगे हम, पेशगी प्राप्त कमीशन यानी अग्रिम प्राप्त कमीशन भी इसे कह सकते हैं, डूबत ऋण अनामत, पेटेंट्स और फर्नीचर। तो इस तरह से ये सब शेष दिया हुआ है। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आज तो हमारे लिए और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सकल तलपट में से लाभ हानि वितरण खाते में कोई असर नहीं होती। इसमें जो भी असर होती है समायोजनों पर से होती है। यहाँ भी चालू खाते में सिर्फ चालू खाते का शेष ही सकल तलपट में से आएगा, बाकी कोई असर चालू खाते में भी नहीं होगा। जो भी असर होगा समायोजनों में से होगा। तो बचा कौन सा, पक्की तलपट। तो बहुत आसान इसलिए है क्योंकि जो जिसकी भी उधार बाकी दी है, मान लीजिए हमें एक पल के लिए नहीं आ रहा है कि कहाँ आएगा, लेकिन उधार बाकी दिया है तो हम समझ जाएंगे कि संपत्ति लेना में आएगा, और जमा बाकी दिया है तो पूंजी दायित्व में आएगा, क्योंकि सकल तलपट में से लाभ हानि वितरण में तो कुछ आता ही नहीं है। चालू खाते में भी बस चालू खाते का शेष आएगा, वो तो नाम के साथ लिखा होता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, और बाकी सभी का लेखा पक्की तलपट में होगा। और यहाँ पे भी आसान काम क्या है कि जिसकी बाकी उधार में दी है वो उधार में आएगा, और जिसकी बाकी जमा में दिया है वो जमा में आएगा। अब हम समायोजनों को देखते हैं। पहला समायोजन है पूंजी पर 6% और आहरण पर 10% ब्याज गिनना है। तो देखिए आपको टिक लगा हुआ भी दिखाई देगा, लव का पूंजी आहरण और कुश का पूंजी आहरण दोनों पर नंबर 1 आपको लगाना है। दूसरा है चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर 10% ब्याज गिनना है। तो चालू खाता जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे आपको नंबर 2 लगाना है। पूंजी का ब्याज, आहरण का ब्याज या चालू खाते का ब्याज कैसे लिखा होता है आपको मालूम ही है। पूंजी का ब्याज पूंजी खाते के हम जमा में लिखते थे, तो अब पूंजी खाता हमारे पास नहीं है तो चालू खाते के जमा में, और क्रॉस एंट्री लाभ हानि वितरण खाते के उधार में। आहरण का ब्याज आहरण के नीचे यानी चालू खाते के उधार में और लाभ हानि वितरण के जमा में लिखेंगे। और चालू खाते का ब्याज जिसका जमा में होगा उसका जमा में, जिसका उधार में होगा उसका उधार में, यानी चालू खाते का ब्याज भी चालू खाते के नीचे। लेकिन किसी का जमा शेष होगा तो उसका जमा में आएगा, किसी का उधार शेष होगा तो उसका उधार में आएगा, और फिर से उसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पे होगी, लाभ हानि वितरण खाते में होगी। तीसरा है कुश को मासिक 1800 की दर से वेतन देना है। कुश को क्या देना है, महीने का 1800 की दर से वेतन देना है। तो उसी पर सही का निशान लगा देंगे क्योंकि वो आपको अंदर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तीसरे नंबर पर सही का निशान लगा हुआ है। चौथा, उपरोक्त समायोजन करने के पश्चात बढ़ते हुए लाभ पर कुश को 10% कमीशन देना है। उपरोक्त समायोजन करने के बाद बढ़ते हुए लाभ पर कुश को क्या करना है, 10% कमीशन देना है। वो भी उसी पर टिक लगा लेंगे क्योंकि उससे भी हम बाद में जब लाभ हानि वितरण खाता बंद करेंगे, जैसे हमने पार्ट 1 में एक सवाल किया था, लाभ हानि वितरण खाता बंद करेंगे, उसमें से उधार की रकम माइनस करने के बाद जो रकम आएगा उस पर हम 10% कमीशन गिनेंगे। तो इस तरह से हमने सभी समायोजनों को हल कर लिया है। अब हम लोग सवाल को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सकल तलपट में आप देखेंगे तो लव की पूंजी आहरण और कुश का पूंजी आहरण। तो आज चूंकि चालू खाता दिया हुआ है तो पूंजी हम डायरेक्ट हमें कहाँ लिखना होगा, पक्की तलपट में लिखना होगा पूंजी। लव कुश, लव का पूंजी कितना है, तो आप 2 रकम दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको 11वीं से ही पता है कि पूंजी की हमेशा जमा बाकी होती है और आहरण की उधार बाकी होती है। तो जमा वाला कौन कौन सा है, 1,20,000 और 80,000। लव का 1,20,000 और कुश का 80,000। दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर होगा 2 लाख। और आहरण हमेशा की तरह हम पूंजी खाते के उधार में लिखते थे, आज चालू खाते के उधार में लिखेंगे। याद से आप ऊपर एक लाइन छोड़ दीजिएगा क्योंकि चालू खाते का उधार शेष भी दिया हुआ है। तो आहरण लव का 40,000 और कुश का 12,000। चलिए अब हम लोग पहला समायोजन इस पर टिक लगा हुआ है पूंजी और आहरण पर ब्याज वाला, वो हल करते हैं। तो पूंजी पर 6% ब्याज गिनना है। पूंजी का ब्याज हम कहाँ लिखते हैं, तो हम रोज पूंजी खाते के जमा में लिखते हैं। आज चालू खाता है तो चालू खाते के जमा में लिखेंगे। ऊपर से एक लाइन हम शेष के लिए छोड़ेंगे। पूंजी का ब्याज किसकी शेष के लिए छोड़ेंगे, तो चालू खाते के शेष के लिए लिखेंगे, छोड़ेंगे।
पूंजी का ब्याज, कितना परसेंट ब्याज गिनने के लिए कहा है? 6%। तो पहले वाले लव का पूंजी कितना है? 1,20,000। 1,20,000 का 6% करेंगे तो 12 छक 72, यानी 7200, 7,200। और 80,000 का 6% करेंगे तो 8 छक 48, 4800 आएगा। और आहरण पर ब्याज गिनने के लिए कितना परसेंट कहा है? तो आहरण पर 10% का है, तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 10% मतलब 1 जीरो कम। 40,000 का 10% 4,000 और 12,000 का 10% 1,200। अब बिना भूले दोनों की ही क्रॉस एंट्री लाभ हानि वितरण खाते में हम करेंगे। तो पूंजी का ब्याज वहाँ पे जमा में है, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा? उधार में। पूंजी का ब्याज लव कुश, लव का 7200 और कुश का 4800, दोनों मिला देंगे तो 12,000। 7200 और 4800 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12,000। अब आहरण का ब्याज यहाँ पे उधार में है, तो यहाँ पे हम कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि वितरण में कहाँ लिखेंगे? जमा में लिखेंगे। चालू खाते के उधार में है, इसलिए उसके क्रॉस एंट्री लाभ हानि वितरण के जमा में। शुद्ध लाभ हम पहले से ही सवाल पढ़ते समय ही लिख चुके थे। तो लव का 4,000 और कुश का 1,200, दोनों को मिला देंगे तो 5,200, 5,200। अब चालू खाता दिया हुआ है, पहली बार आ रहा है, तो चालू खाता की शेष दी हुई है। लव का 8,000 जमा में और कुश का 12,000 उधार में, तो जिसका जहाँ दिया हुआ है वहाँ पे हम शेष के रूप में लिख देंगे। तो शेष आगे लाए, लव का जमा में दिया हुआ है तो लव का जमा में लिख देंगे। कितना दिया हुआ है जमा में? 8,000। जमा में कुश के खाने में डैश होगा, क्योंकि कुश का कहाँ दिया हुआ है? उधार में दिया हुआ है, तो उधार में लिखेंगे हम। शेष आगे लाए, कितना? तो 12,000। अब चालू खाते पर भी समायोजन है। कौन सा समायोजन है? दूसरा समायोजन है कि चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर आपको 10% ब्याज गिनना है। तो जिस तरह से हम पूंजी का ब्याज पूंजी के नीचे, आहरण का ब्याज आहरण के नीचे, उसी तरह से चालू खाते का ब्याज चालू खाते के नीचे। जिसका जमा में है उसका जमा में, और जिसका उधार में है उसका उधार में। तो चालू खाते का ब्याज लव का जमा में है, कितना परसेंट गिनने के लिए कहा है? तो ये भी 10% है, तो 8,000 का 10% 800। कुश के खाने में डैश और कुश का उधार में है, तो उधार में लिखेंगे चालू खाते का ब्याज, यानी लव को 800 मिलेगा और कुश को 1,200 चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी उधार बाकी है, उसने पेढ़ी को दिया नहीं है बल्कि पेढ़ी में से एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब इन दोनों की क्रॉस एंट्री, इसका यहाँ पे जमा में है तो यहाँ पे कहाँ होगा? लाभ हानि वितरण में उधार में होगा। लव के चालू खाते का ब्याज $800 और कुश का यहाँ पे उधार में है तो यहाँ पे कहाँ होगा? जमा में होगा, क्योंकि पेढ़ी के लिए आय है। तो कुश के चालू खाता ब्याज 1,200। अब जो भी तीसरा और चौथा समायोजन है वो तो हमें बाद में करना है। अब किसी पर कोई समायोजन नहीं है, लाभ हानि खाते की जमा बाकी दी है, उसे हम शुद्ध लाभ के रूप में लाभ हानि वितरण खाते के जमा में पहले से ही लिख चुके हैं। तो अब हमारे लिए आसान ये है कि अब लाभ हानि वितरण खाता और चालू खाते में कुछ भी नहीं आने वाला है। जो भी एंट्री होने वाली है वो पक्की तलपट में। उसमें भी अच्छी बात यह है कि किसी पर कोई समायोजन भी नहीं है। जो उधार में है वो संपत्ति लेना साइड पे, और जो जमा में है वो पूंजी दायित्व में। तो बारी बारी से देखते हैं। पहले स्टॉक 31/3 लिखा हुआ है, मतलब कौन सा स्टॉक माना जाएगा? अंतिम स्टॉक। कितना दिया हुआ है? तो अंतिम स्टॉक आप देख सकते हैं 72,000। अंतिम स्टॉक के बाद पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, जिसको अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम भी कहते हैं आप। पूर्वदत्त लिखा हुआ है तो मैं पूर्वदत्त ही लिख रहा हूँ। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम ये कितना दिया हुआ है? 3200। मकान स्थायी संपत्ति है इसलिए उसको ऊपर लिख रहा हूँ। मकान कितना दिया हुआ? मकान 1,60,000। कोई समायोजन नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। मकान के बाद देनदार और लेनदार, तो देनदार आपको मालूम है कि संपत्ति लेना में आएगा। कितना दिया हुआ है देनदार? तो 80,000। देनदार हमें कैसे मालूम है 80,000? क्योंकि हम जानते हैं कि देनदार संपत्ति लेने में आता है और उसकी उधार बाकी होती है। अंदर इसलिए लिखा है कि समायोजन तो नहीं है, लेकिन सवाल पढ़ते समय अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नीचे के से तीसरे नंबर पर डूबत ऋण अनामत दिया हुआ है, जमा बाकी दी हुई है। कितना? 8,000। तो आज तो हमारे पास लाभ हानि खाता है ही नहीं जो हम उसका लेखा वहाँ कर सके, इसलिए देनदार में से माइनस हो जाएगा डूबत अनामत।
डूबत अनामत देनदार में से माइनस हो जाएगा 8000। अगर ये माइनस करना आप भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ जमा में भी दर्शा सकते थे। तो देनदार 80,000 माइनस डूबत ऋण अनामत 8,000, बाहर करेंगे तो कितना आएगा 72,000। कोई समायोजन नहीं है इसलिए इसका कोई दो लेखा नहीं होगा क्योंकि ये अंदर सकल तलपट की ही असर थी। लेनदार जमा में 28,000 चालू खाता के लिए जगह छोड़ दिया है। लेनदार के बाद रोककर और बैंक बाकी, उसमें भी देख सकते हैं उधार में भी दिया हुआ और जमा में भी दिया है। तो जो उधार में दिया है वो कहलाएगा रोककर शेष और जो जमा में दिया है वो कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। आप 11वीं में भी सीख चुके हैं। तो रोककर शेष कितना दिया हुआ है 4800 उधार वाला और बैंक ओवरड्राफ्ट जमा वाला दिया हुआ है 20,000। तो उसे हम पूंजी दायित्व में लिखेंगे। अब देनी हुंडी आपको अच्छी तरह से मालूम है, अगर बाई चांस भूल भी गए हैं कि संपत्ति में आएगा कि दायित्व में आएगा तो आप उसकी बाकी देख सकते हैं। जमा बाकी दिया हुआ है इसलिए मतलब दायित्व में आएगा। देनी हुंडी कितना दिया हुआ देनी हुंडी 14,000। उसके बाद गिरवी लोन वो भी यहीं पे आएगा, लोन कोई भी हो। गिरवी लोन वो कितना दिया हुआ है गिरवी लोन, तो आप वो देख सकते हैं गिरवी लोन दिया हुआ है 1 लाख। उसके बाद गिरवी लोन के बाद ख्याति संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति ख्याति कितना दिया हुआ है ख्याति 40,000। अदत्त मजदूरी, अदत्त मजदूरी को बोलते हैं चुकाना बाकी मजदूरी, वो दायित्व है हमारे लिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसकी बाकी देख सकते हैं। जमा बाकी है तो डेफिनेटली जमा में ही आएगा यानी पूंजी दायित्व में आएगा। अदत्त मजदूरी कितना दिया हुआ है 2800। अप्राप्त भाड़ा जिसको मिलना बाकी भाड़ा कहते हैं, उधार बाकी दिया है तो कहाँ पे आएगा संपत्ति लेना में। मतलब आज इतना कुछ समझाना जरूरी नहीं है, बस उधार बाकी दिया है तो संपत्ति लेना में, जमा बाकी दिया है तो पूंजी दायित्व में, क्योंकि आज इन सब खातों में सकल तलपट से तो कोई असर होती ही नहीं है। ये जो असर आपको दिखाई दे रही है वो भी समायोजनों की असर है। तो अप्राप्त भाड़ा पे जाते हैं। अप्राप्त भाड़ा 1600। अप्राप्त भाड़ा के बाद पेशगी प्राप्त कमीशन जिसको अग्रिम प्राप्त कमीशन भी कहते हैं, जमा बाकी दिए हैं तो यहाँ जमा में आएगा। पेशगी प्राप्त कमीशन कितना दिया हुआ है पेशगी प्राप्त कमीशन तो 800। उसके बाद डूबत ऋण अनामत हमने पहले ही वो देनदार में से माइनस कर दिया है। पेटेंट्स और फर्नीचर ये दोनों के दोनों संपत्ति है, संपत्ति लेना में ऊपर से ही आएगा, स्थायी संपत्ति है। पेटेंट्स 12,000 और फर्नीचर 24,000। तो इस तरह से आसानी से बहुत कम समय में ही सकल तलपट की हमने सारी असर पूरी कर दी है। अब हम समायोजनों को चेक करेंगे। किसी भी समायोजनों का लेखा करना तो बाकी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि तीसरा और चौथा बाकी है। तीसरा है कुछ को मासिक 1800 की दर से वेतन देना बाकी है। तो वेतन या साझेदार को मिलने वाला कोई भी रकम ये कहाँ पे आएगा, तो ये पूंजी खाते या चालू खाते के जमा में और लाभ हानि वितरण खाते के उधार में इसकी क्रॉस एंट्री। तो वेतन कितना देना है तो 1800 देना है। कितने महीने का देना है तो 12 महीने का देना है, क्योंकि मासिक 1800 है। पूरा वर्ष कितने महीने का होता है तो 12 महीने का। किसको देना है तो कुछ को देना है। तो लव के खाने में डैश 1800 गुणे 12 करेंगे तो 12 × 8 = 96 के 6 हासिल 9, 12 × 1 = 12 और 9 21, 21,600। और जैसे ही यहाँ पे जमा में आएगा तुरंत हम लोग यहाँ पे कहाँ लिखेंगे उधार में किसका वेतन तो कुछ का वेतन कितना तो 21,600। उसी में चौथा समायोजन है कि कुछ को वितरण पात्र लाभ का कितना कमीशन देना है 10% कमीशन देना है। लेकिन वो तो कब मालूम पड़ेगा जब हम लाभ निकालेंगे तब, लेकिन हम पहले से लिख कर रख देते हैं दोनों जगह पे कि कहीं पे एक जगह पे लिखना रह ना जाए, क्योंकि जल्दीबाजी में हम बाद में जब गिनते हैं तो किसी न किसी जगह एंट्री करना रह जाता है। तो कमीशन देना है किसको, ये भी कुछ को ही देना है, लेकिन कितना देना है वो भी बाद में मालूम पड़ेगा। यहाँ पर भी लिख के रखते हैं के का कमीशन कितना, तो जो भी यहाँ पे लाभ बचेगा उसका 10%। ठीक है, अब हम लोग सवाल को बंद करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले लाभ हानि वितरण खाता बंद करेंगे। तो लाभ हानि वितरण खाता जब बंद करेंगे तो उसके जमा साइड का टोटल आएगा 86,400। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 86,400।
सबसे पहले अभी कमीशन गिनना हमारा बाकी है। तो 86,400 में से ये तीनों रकम यानी 12,800 और 21,600 ये तीनों आप माइनस करेंगे तो 52,000 आएगा। और 52,000 जब आएगा तो हमने सवाल में देखा था कि उसको जो बढ़ता हुआ लाभ यानी जो लाभ बचता है उसका 10% कमीशन देना है। तो 52,000 का 10% कितना होगा 5200, और यही 5200 बिना भूले हम लोग चालू खाते के जमा में भी लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा सकल तलपट और समायोजनों की पूरी असर कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वितरण पात्र लाभ, जिसकी आज मेन गणना है। वितरण पात्र लाभ जो हम डिफरेंस से प्राप्त करेंगे और लव और कुश के आज चालू खाते ले जाएंगे। लव के चालू खाते और कुश के चालू खाते ले जाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास पूंजी खाता नहीं है, चालू खाता है। पहले हम डिफरेंस से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 86,400 में से ये सब माइनस कर सकते हो, या आसान तरीका करना है तो यहाँ तक माइनस करने के बाद 52,000 तो आया ही था, आपको पता ही है। 52,000 में से और 5200 आप माइनस कर दोगे तो 46,800 आएगा। अब हम वो दो लाइन को फिर से याद करते हैं जो सवाल के शुरुआत में लिखा था कि वह वितरण पात्र लाभ का, वितरण पात्र लाभ हमारा कितना आया 46,800। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि लव और कुश एक पीढ़ी के साझेदार है, वे वितरण पात्र लाभ का। तो वितरण पात्र लाभ आपका कितना आया 46,800। इसको बांटना ही मेन प्रोसेस है। वितरण पात्र लाभ का 60% 3:2 में बांटते हैं। तो सबसे पहले वितरण पात्र लाभ जो 46,800 आया है उसका हम 60% करेंगे तो कितना आएगा 28,080। 28,080 यानी 46,800 गुने 60% तो कितना आएगा 28,080, जिसे 3:2 में बांटते। 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5। तो जब हम इसको बांटेंगे 3/5 और 2/5 में तो लव का आएगा 16,848। मैंने गणना करके ही रखा है, इस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 16,848 कैसे आएगा 28,080 गुने 3/5, 28,080 गुने 2/5 करेंगे तो 11,232 प्लस अभी और भी लाभ बाकी है, और बाकी का 40% हिस्सा 2:1 में। किसका 40% है 46,800 का जब आप 40% करेंगे तो वो आएगा 18,720। इस 18,720 को 2:1 में अगर हम बांटेंगे तो पहले वाले का यानी लव का यानी 18,720 गुने 2/3, क्योंकि यहाँ पे कुल हिस्सा 3 है, 2/3 करेंगे तो 12,480 और 1/3 करेंगे तो कुश का आएगा 6,240। तो इस तरह से कुल मिलाकर लव का, इन दोनों को मिलाकर लव का कुल लाभ आएगा 29,328 और कुश का दोनों को मिलाकर आएगा 17,472। तो फिर से एक बार समझते हैं, वे वितरण पात्र लाभ का, तो वितरण पात्र लाभ कितना है 46,800, उसका 60%। तो 46,800 गुने 60% करेंगे तो 28,080। 3:2 में बांटते हैं तो 28,080 गुने 3/5 करेंगे तो लव का आएगा 16,848 और 28,080 गुने 2/5 करेंगे तो कुश का आएगा 11,232। उसी तरह से वे 40% यानी बाकी हिस्सा, तो 46,800 का 40% करेंगे तो 18,720, या तो फिर 46,800 में से आप 28,080 माइनस भी कर सकते हैं। वो 2:1 में बांटते हैं, यानी 18,720 गुने 2/3 करेंगे तो लव का मिलेगा और 1/3 करेंगे तो कुश का मिलेगा। ये रहा 12,480 और 6,240। अब दोनों को जोड़ देंगे तो लव का कुल लाभ आया है 29,328 और कुश का आया है 17,472, जो हम यहाँ पे लाभ हानि वितरण खाते में लिख देंगे। तो लव का कितना आया है 29,328 और कुश का कितना आया है तो 17,472। अब इसकी क्रॉस एंट्री यानी यहाँ पे उधार में है तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा तो जमा में। वितरण पात्र लाभ लव के खाने में 29,328 और कुश के खाने में 17,472। अब बंद करने की बारी है। तो चालू खाते में किसी का उधार में भी ज़्यादा आ सकता है और जमा में भी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन यहाँ पे चालू खाते का संयोग से दोनों का ही जमा में ही ज़्यादा आएगा। तो हम जमा कंट्रोल करते हैं तो पहले वाले का आएगा 45,328। जमा में इसलिए ज़्यादा आएगा क्योंकि कुछ की उधार शिष्ट तो दी थी, लेकिन उसको अलग से वेतन कमीशन ये सब मिला हुआ है, तो आप टोटल चेक कर सकते हैं। तो जमा में ही दोनों का आएगा ज़्यादा। 49,072 कुछ का आएगा टोटल। इसका आएगा 45,328 और इसका 49,072। वही हम यहाँ भी लिखेंगे 45,328 और 49,072। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसकी शेष मिलेगी। शेष ले गए क्वेश्चन मार्क। 45,328 में से आप 44,000 घटाएंगे तो इसका आएगा 1,328, 1,328
और 49,072 में से 12,000, 12,000, 1200 और 1200 माइनस करेंगे आप तो इसका आएगा 22,672। अब इसकी भी क्रॉस एंट्री पक्की तलपट में, यहाँ पे उधार में आया तो वहाँ पे कहाँ आएगा, जमा में, चालू खाता, लव कुश, लव का आया है 1328 और कुश का आया है 22,672। दोनों को हम जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 24,000। अब हमारी परीक्षा की घड़ी कि दोनों साइड का इक्वल कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब दोनों पक्षों को आप जोड़ेंगे तो 3,89,600, 3,89,600। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 का संपूर्ण हल देखेंगे। आप इसे अच्छी तरह से पूरा लास्ट तक देखें वीडियो को, और हो सके तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। और इस गणना को ज़रूर 1 से 2 बार अपने मन से करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।